बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना है मेरी चांद रात हो, रिटन बाय शाहिदा अली। ये चांद रात स्पेशल आपको, जैसे मैंने बोला था कि चांद रात पे दूंगी, तो एज़ पर हस्ब वादा आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ चांद रात स्पेशल नावल। ये आई थिंक सो के फोर्स मैरिज पे है शायद, बाकी पढ़ा हुआ है लेकिन अभी मुझे याद नहीं है ये किस पेज पे। अभी तो मेरी अपनी बेस निकली पड़ी है। आज बहुत काम किया आपकी बहन ने, बहुत शदीद काम किए हैं। कपड़े प्रेस मैंने किए हैं, साड़ी मैंने बनाई थी, कपड़े धोए नहीं आज धोए कल थे, वो जो धुले हुए थे वो समेटे हैं, बर्तन धोए हैं, बहुत काम किए मैंने। चलें खैर, अपने दुख आपको साथ साथ सुनाती रहूँगी। पहले पढ़ते हैं नावल मेरी चांद रात हो, रिटन बाय शाहिदा अली। मामा मामा 7 साला बच्चा अपनी माँ के पीछे लपक रहा था, रो रहा था, अपनी जन्म देने वाली को तड़प तड़प कर आवाज़ें दे रहा था, मगर वो इसकी आवाज़ों को अनसुना करके तेज़ तेज़ कदम उठा रही थी। वो जल्द से जल्द गेट के बाहर पहुंच जाना चाहती थी, जहां गाड़ी में इसका इंतज़ार हो रहा था। जो ही वो गेट अपूर करके गाड़ी तक पहुंची, बच्चा भी भाग के इसके करीब पहुंच गया। कबल इसके कि वो गाड़ी में बैठ जाती, बच्चे ने इसका पल्लू थाम कर इसे रोकने की कोशिश की। नहीं मामा, नहीं मामा, मैं भी जाऊँगा। इसने अपनी माँ का पल्लू पकड़ कर खींचा। हटो, जाओ मरो जाकर अपने बाप के पास, मेरी जान छोड़ो तुम सब लोग, जोंकों की तरह चिमट के हो मुझे। इसने अपना पल्लू छुड़वाकर बच्चे को जोर से धक्का दिया तो वो पुश्त के बल पक्की सड़क पर जा गिरा। इतनी मोहलत काफ़ी थी, वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी जन से निकल गई। ऐसी भी माएँ होती हैं, बच्चे को एक हल्की सी ठोकर भी लगी थी तो माएँ तड़प जाती है, तो वो अपनी औलाद को धक्का मार के चली गई। मताहिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। आज इसने फिर वही ख्वाब देखा था जो 7 साल की उम्र के बाद से तवातर से देखता आ रहा था। ख्वाब देखने के बाद वो हड़बड़ा कर उठ बैठता था और फिर बाकी की रात बेचैनी से करवटें बदल बदल कर गुजारता था। बस अब ये उसको ख्वाब आ रहे हैं इंदी ज़िंदगी, वो अपनी माँ की तरह से सारी अपनी लाइफ पे इसकी डिस्टर्ब होगी और भुगतना बेचारी इसकी बीवी को पड़ेगा। आज की रात भी मुमकिन है कि ना सोच सकूं मोहसिन, याद फिर आई है नींदों को उड़ाने वाली। 20 साल गुजर चुके थे इस वाक़े पल के हादसे को, जब इसकी माँ इसे और इसके 3 साला भाई वसी को छोड़कर खुद नए ख्वाब सजाने निकल खड़ी हुई थी। इसके पापा हारून साहब पर आने वाली माली बहरान में इनका साथ न दे सकी हालात से घबरा गई है। शायद कुछ और था कि वो पापा को छोड़कर इनके एक मालदार दोस्त के साथ चली गई। इसकी माँ भला की खूबसूरत औरत थी, मगर इसमें वफा नहीं थी। इस दोपहर वसी तो दादी के साथ सो रहा था, मगर मुताहिर जाग रहा था। जब इसकी माँ बैग उठाकर जाने लगी तो वो इसके पीछे लपका इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो इसे धुतकार कर चली गई। पहले भी इन दोनों भाइयों को मुलाजमा ही संभालती थी, जिसकी निगरानी ज़्यादातर दादी करती थी। इसकी माँ ज़्यादातर अपनी सरगर्मी और दिलचस्पियों में मगन रहती, लेकिन ये एक हकीकत है कि माँ अपने बच्चों के लिए बहुत अहम होती है। बेशक वो सिर्फ नज़र भी आती रहे तो बच्चों के अंदर बहार सी खिली रहती है। अगर वो इसकी ज़िंदगी से निकल जाए तो बच्चे मुरझा कर इधर उधर बिखर जाते हैं। यही वजह है कि माएँ अपनी ज़ात पर हर दुख झेल लेती हैं, मगर अपने बच्चों को आँच भी नहीं आने देती। मगर इसकी माँ को अपने ख्वाब इतने प्यारे थे कि इसने अपने फूलों जैसे बच्चों की कीमत पर इन्हें हासिल कर लिया। धुतकारे जाने का वो लम्हा दुख बनकर मताहिर के अंदर जैसे ठहर सा गया था। दुख इंसान के पैर में चुभे हुए कांटे की तरह होता है, जब तक इसे निकाल कर फेंक ना दिया जाए ये तकलीफ़ देता रहता है। दर्द को कम होने देता है ना आगे बढ़ने देता है। सो बेहतर यही है कि दुख के कांटे को जितनी जल्दी हो सके निकाल कर फेंक दिया जाए, ताकि तकलीफ़ से निकल कर आगे बढ़ा जा सके। मताहिर ऐसा नहीं कर पाया था। 20 साल गुजरने के बावजूद दुख का ये कांटा इसे चुभ रहा था। वो इसे भूलना भी चाहता तो ये ख्वाब इसकी सारी कोशिशों को नाकाम कर देता। इसके अंदर आज भी 7 साल का वो बच्चा सिसकता था, जो माँ के धुतकार कर चले जाने के बाद और साथ से मुतनफ़र हो गया था। और उम्र गुजरने के साथ साथ इसकी नफ़रत इतनी मजबूत हो गई थी कि इसके साथ के सारे दोस्त ब्याह गए थे, मगर वो शादी से इनकारी था। सोचता था कि औरत अगर माँ के रूप में वफ़ा ना कर सके तो फिर किसी और रिश्ते में इससे वफ़ा की तवक्को रखना अबस है। इसके लिए दिए अंदाज़ और सख्त लहजे की वजह से लड़कियाँ इससे कतराती थीं। माँ के जाने के बाद इन दोनों भाइयों की परवरिश इनकी दादी ने की। दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मताहिर जितना खुश्क मिजाज और अक्खड़ सा, वसी इतना ही बज़ला सखन और खुश मिजाज। बीवी के जाने के बाद हारून साहब इतने दिल बर्दाश्त हुए कि फिर इन्होंने किसी औरत की तरफ देखा तक नहीं और अपने आप को बिज़नेस की मसरूफियात में गुम कर लिया। इतनी तवज्जो मिलने पर बहरान का शिकार बिज़नेस जल्दी तरक्की की राह पर गामज़न हो गया। अब इनके पास दुनिया की हर नेमत थी, नेक औलाद, माल दौलत, सबसे बढ़कर माँ के वजूद का घना साया। मगर इनका दिल उजड़ा हुआ था, जिसके खंडरात में आज भी फारिया बसती थी। फारिया ने बंदा छितर मारे। इसकी बेवफाई के बावजूद वो इसे भुला ना सके थे। तो फिर दो फिर टाइम हारून साहब थे भी कि जो एक बंदी गंदी निकली है तो फिर उन्हें याद कर रही होती यादा जी बैठे हुए, भाई उसको लानत भेज के आगे निकल जाओ। वो इससे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते थे, मगर फारिया बदकिस्मत थी जो थोड़ी तंगी बर्दाश्त न कर सकी और इनके प्यार भरे दिल को ठोकर मारकर चली गई।
बाज़ औक़ात इंसान अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हो जाता है, इतना मजबूर कि वैसे अपनी मर्ज़ी पर नचाने लगता है। अक्ल व शऊर भी दिल के हाथों मजबूर शख्स के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। हारून साहब भी फारिया के मामले में दिल के हाथों मजबूर थे। इनकी माँ ने बहुत कोशिश की वो दूसरी शादी कर लें, मगर दिल के हाथों मजबूर बेटा सिर्फ इस मामले में माँ की नाफरमानी कर गया। वो जानते थे कि इस मकबूजा दिल के साथ वो किसी को कोई खुशी नहीं दे सकेंगे। इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, अब अपने साथ वो किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अब तो बहुत वक्त गुजर गया था। इनका बड़ा बेटा मताहिर तालीम मुकम्मल करके इनके साथ बिज़नेस चला रहा था। उनका छोटा बेटा वसी इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। सब कुछ अपने अपने मदार में ठीक ठाक चल रहा था। आहो हुन थोड़ी उम्र रही ब्याह देखी तो ब्याह दी उम्र से तो कर लेंदा। अस्सलाम वालेकुम दादी। मताहिर अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए सोफे पर जा बैठा। दादी टीवी देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने एक नज़र इसके थके हुए चेहरे पर डाली। थक गए हो? इन्होंने रिमोट उठाकर टीवी ऑफ कर दिया। जी दादी, आज बहुत मसरूफियत थी, लंच भी ढंग से नहीं कर सका। अब शदीद भूख लग रही है, कुछ खाने को है तो दे दे प्लीज़। इसने रिलैक्स होकर सोफे से टेक लगाई। तुम मुँह हाथ धोकर आ जाओ, मैं रशीदा से कहकर खाना लगवाती हूँ। वो उठ गई। मताहिर बेटा, मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कोई बात की थी। दादी ने इसके खाने से फारिग होने का इंतज़ार भी न किया। क्या दादी? इसने चम्मच से चावल मुंह में डाले साफ तजाहल आरफाना बरतना चाहा। तुम्हारी शादी के हवाले से। दादी इसके अंदाज पर हल्का सा तपी। दादी, आपको बता तो चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। इसने इत्मीनान से खाना ख़त्म किया। दोनों उठकर लाउंज में आए। क्यों? दादी और वो आमने सामने बैठ गई। ये आप पूछ रही हैं? वो इस्तज़ाइया हंसा। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि ज़रूरी नहीं कि हर औरत फारिया की तरह हो। जिस तरह सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, वैसे सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? दादी ने कोई अपना सर पीट लिया। दादी, इस बात की क्या गारंटी है कि जो लड़की मेरी बीवी बनकर आएगी वो बेवफा नहीं होगी? मताहिर मैं ना मानू की तफसीर बना बहस कर रहा था। वसी वहाँ आया तो मताहिर की आखिरी बात सुनकर और दादी के चेहरे के तासुरात देखकर अंदाज़ा लगा चुका था कि इनमें क्या बात हो रही है। दादी, आप ऐसा करें, मताहिर भाई की शादी ज़बरदस्ती करवा दें। वो आराम से मताहिर के साथ जा बैठा। लगता है अब यही करना पड़ेगा। मशवरा दादी के दिल को लगा था। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। भाई, आपकी शादी होगी तो मेरा नंबर आएगा। आपको क्या बताऊँ मुझे शादी का कितना अरमान है, मगर मैं दादी को नज़र नहीं आऊँगा जब तक आपको शादी नहीं हो जाती, और आप शादी के लिए मानेंगे नहीं। इसलिए मैंने दादी को ज़बरदस्ती वाला मशवरा दिया। मताहिर ने वसी को घूरा तो वजाहत देकर खुशामदाना तरीके से इसके कंधे दबाने लगा। मताहिर ने गुस्से से पर धकेला तो वो नहीं भाई नहीं भाई कहते हुए इसके हाथ लिपट गया। इसके अंदाज पर मताहिर की हंसी छूट गई तो वसी भी इसके साथ हंसने लगा। भाई, फिर आपने शादी के बारे में क्या सोचा? दोनों की हंसी थमी तो वसी ने संजीदगी से पूछा, और जवाब में मताहिर ने इसकी पुश्त पर जोर का घूंसा मारा। हाय मेरी होने वाली बीवी, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ कि तुमसे मिलने की खातिर अपने बड़े भाई के धबूके खा रहा हूँ। जाने हम कब मिलेंगे? वसी की फजूल हाय वाय शुरू हुई तो मताहिर मुस्कुराहट दबाए उठ गया। इसके जाने के बाद वसी भी कपड़े झाड़ कर अपने कमरे में चला गया। दादी ने अपने कमरे के खुले दरवाजे से दोनों भाइयों की सारी गुफ्तगू सुनी। मेरा बच्चा, इसी के दम से तो इस कब्रिस्तान जैसे खामोश घर में ज़िंदगी की झलक दिखती है। इन्होंने गायबाना तौर पर वसी की पेशानी चूमी। चल भाई वसी, तेन शाबाशां भी मिल गई, वो भी गायबाना। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा साथ ज़्यादा तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहा है। जैसे तुमने फारिया के बाद शादी ना करने की कसम खा ली थी, वैसे इसने सिरे से शादी ना करने की कसम खा ली है। दादी ने सुबह नाश्ते के मेज़ पर हारून साहब की क्लास ली। अम्मा, आप ज़बरदस्ती ना करें, जब इसका दिल मानेगा कर लेगा शादी भी। हारून साहब ने हंसते साबिक बेफिक्री से कहा। कब मानेगा इसका दिल? 28 साल का होने वाला है अब मैं कह देती हूँ, इसको समझा लो, वरना मैं अपनी करने पर आई तो तुम बाप बेटे की बिल्कुल नहीं सुनूंगी। फिर ना कहना बताया नहीं। दादी इनके अंदाज पर जल्दी गई। वही तो दादी रा बीपी हाई करी जाने पे बैठे दोनों प्यो पुत्र। अम्मा प्लीज़ परेशान ना हो, करते हैं कुछ। इन्होंने नाश्ता छोड़कर नाराज माँ के हाथ थाम लिया तो वो गुस्से से सर झटक कर रह गई। कहती तो सही है ना, पहले अपनी गंदी औलाद मनी तो हुन गंदी औलाद दी गंदी औलाद भी नहीं मान रही। बाबा ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। हीरा चाय के 2 मग ट्रे में रखकर लॉन में आ गई। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ये हीरोइन आ गई जी। सो दोनों बाप बेटी ने की चाय लॉन में बैठकर पीने को तरजीह दी। हीरा की अम्मी फातिमा बेगम अपने किसी अजीज़ की आदत को गई हुई थी। अभी इसने ट्रे लॉन में टेबल पर रखी थी कि हारून साहब की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से उतरकर वो सीधे इनकी तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम। भाई वाह, मैं तो बड़े वक्त से पहुंचा हूँ। चाय की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इन्होंने गहरी सांस लेकर मगों से भाप उड़ती भाप को अपने अंदर उतारा। जी अंकल, आप आइए बैठिए और अपने दोस्त के साथ चाय एंजॉय कीजिए। हीरा अपनी कुर्सी से उठ गई। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो और चाय पियो, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। वो दूसरी कुर्सी पर जा बैठे। अंकल, ये चाय तो अब आप ही को पीना पड़ेगी, मैं अपने लिए और बना लूँगी। हीरा ने अपना कप उठाकर हारून साहब की तरफ बढ़ाया। हाँ भाई, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इन्होंने मग थाम लिया। घूंट घूंट पर लिखा है पीने वाले का नाम। हीरा सर हिलाकर खिलखिलाई। ये भी ठीक है। हारून साहब ने मग लबों से लगाकर एक सिप लिया। वाह, मज़ा आ गई यार जुल्फ़िकार, मैं तो तुम्हारे घर बहाने बहाने से सिर्फ चाय पीने में आता हूँ। हीरा के हाथ की बनी हुई चाय वाकई लाजवाब होती है। इन्होंने खाली मग ट्रे में रखा। हारून, मैं और तुम्हारी भाभी अब हीरा की शादी करने का सोच रहे हैं, और अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी फैमिली हो तो बताना। जुल्फ़िकार ने हीरा के जाने के बाद हारून से कहा। शादी? हारून ने छंबे से पूछा।
इसमें इतना हैरान क्यों हो रहे हो, बच्चे बड़े हो गए और हम बूढ़े, जुल्फ़कार ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। वो तो खैर तुम हो ही गए हो, मैं तो भाई अभी भी जवान जहान हूँ, हारून साहब ने शरारत से कहा। लेकिन कुड़ी हूँ नहीं मिलनी, ना कोई आंटी मिलनी। अच्छा चल मजाक छोड़, और जो काम मैंने तुम्हें कहा है इसके लिए कोशिश ज़रूर करना, वरना मैं तुम्हारी भाभी को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, फिर वो तुम्हारे खूब कान खींचेगी। जुल्फ़कार ने इसे फातिमा बेगम का डरावा दिया। ना यार, भाभी कान बहुत ज़ोर से खींचती है, मैं इससे पहले कुछ करता हूँ। हारून ने डरने की एक्टिंग की। जुल्फ़कार हारून का बेहतरीन दोस्त था, जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में इसका भरपूर साथ दिया था। इसके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा शादी के बाद अपनी फैमिली समेत बाहर सेटल था। इससे छोटी हीरा जो तालीम मुकम्मल करके फ़ारिग थी। फिर इससे छोटा बेटा था जो पढ़ने की घर से अपने भाई के पास था। आजकल घर में कुल मिलाकर ये 3 नफूस थे। अच्छा जी, छोटी जिनी फैमिली। अम्मा वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। इधर हम मताहिर की शादी करने का सोच रहा हूँ और उधर जुल्फ़कार अपनी हीरा की। इतनी छोटी सी थी, गोदों में खिलाया मैंने इसे, और आज इतनी बड़ी हो गई कि इसकी शादी की बातें हो रही हैं। जुल्फ़कार ने मुझसे भी कहा कि कोई अच्छा ख़ानदान नज़र में हो तो उसे बताओ। हारून साहब मामूल के मुताबिक रात को अपनी माँ के पाँव दबाते हुए आज का अहवाल बयान कर रहे थे। हारून, तुम अपने बेटे की शादी करना चाहते हो और जुल्फ़कार अपनी बेटी की, तो क्यों ना तुम दोनों, देखे दादी का जहन चल गया, आपस में मिल जाओ। तुम्हारे बेटे की शादी का मसला भी हल हो जाएगा और इसकी बेटी की शादी का भी। अम्मा ने कुछ देर सोचने के बाद इन्हें नई राह दिखाई। वाकई बुजुर्ग बुजुर्ग ही होते हैं। अम्मा हैरत है, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। क्योंकि तेरा ख्याल था ना, हिस्सा खा लिया। इनके हाथ अम्मा के पैरों पर रुक गए तो वो मुस्कुरा दी। हेलो जुल्फ़कार, कैसे हो? अगले दिन ऑफिस पहुंचकर हारून साहब ने सबसे पहले जुल्फ़कार को फ़ोन मिलाया। ठीक, पर तुम्हें क्या हुआ? कल तो मिलकर गए थे और आज इतनी सुबह फ़ोन। वह हैरान हुए। क्या करूँ, तुमने इतना बड़ा काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया और साथ भाभी का डरावा भी, तो सारी रात सो नहीं सका, मगर मैंने तुम्हारा काम कर दिया। हारून साहब का लहजा खुशगवार था। हैं, इतनी जल्दी? हारून इनकी बात समझकर बस इतना ही कह पाए। हाँ, तो मेरे पास अपनी हीरा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़के का नाम है मताहिर, इसके बाप का नाम हारून। बाप बेटा दोनों मिलकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। घर में लड़के का एक छोटा भाई और दादी है बस। और मज़े की बात यह है कि सब घर वालों को हीरा पहली पसंद बहुत पसंद है। बोले, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? हारून साहब ने सारी तफसीलात यूँ बयान की जैसे किसी अनजान फैमिली का तारुफ करवा रहे हो। लहजे में महसूस की जाने वाली शरारत और खुशी थी। अपनी गंदी औलाद को भी पुछ लेना सी एक बारी, दूजियां दी कुड़ी दी बददुआवां लैनियां। वो क्या है, लड़का तो मुझे बहुत पसंद है, मगर इसका नामाकूल बाप मुझे कुछ खास पसंद नहीं, इसलिए मैं सोच समझ कर मशवरा करके जवाब दूंगा। इन्होंने हारून की शरारत का जवाब शरारत से दिया। हारून कहकर लगाकर हंस पड़े तो दूसरी तरफ जुल्फ़कार भी मुस्कुरा दिए। जुल्फ़कार ने फातिमा बेगम से बात की तो बहुत खुश हुई। अल्लाह का शुक्र, अगर हीरा की शादी में ताहिर से हो जाए तो समझे वो अपने घर में है। इसे कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। सब तो ज़्यादा परेशानियाँ ही होती होनी हैं। फातिमा बेगम खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। इनके इस बयान पर करीब खड़ी तकदीर धीरे से मुस्कुरा दी। देखे, तकदीर ने सारा पता जिद्दा मैंने बता। वाह भाई, ये दोनों मियाँ बीवी में क्या राजो न्याज हो रहे हैं, कुछ हमें भी तो खबर हो। हीरा इनके पास आ बैठी। हमारी बेटी अब बड़ी होगी तो हम सोच रहे हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। जुल्फ़कार ने अपनी नाज़ोपली को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। बाबा, वो ठिठकी। हाँ बेटा, बेटियों को अपने घर जाना ही होता है। फातिमा बोली। तो क्या ये मेरा घर नहीं? वो थोड़ा रूठी। है, बिल्कुल है, मगर हमने तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा घर ढूंढा, जुल्फ़कार ने कहा। बेटा, तुम्हारे हारून अंकल ने अपने बेटे मताहिर के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर फैसला वही होगा जो तुम चाहोगी। फातिमा बेगम ने इसे धीमे से कहा। हीरा इस अचानक सूरत हाल पर नर्वस सी हो गई। बाबा की मौजूदगी में ऐसी बातें इसे शर्म आने लगी। भाई बस करो, हमारी बेटी को परेशान ना करो। हीरा बेटा, आप अच्छी तरह सोच लो, दिल मुतमिन हो तो हाँ कर देना, वरना घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। जुल्फ़कार ने इसके तासुरात देख कर कहा। अब जाओ, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। इन्होंने इसे मंजर से हटने का मौका दिया। मताहिर, रात को हीरा सोने के लिए लेटने लगी तो पापा मामा की बातें इसके जहन में गूंजने लगी। इसने मताहिर का नाम दोहराया तो इसके तसव्वुर में संजीदा और सोबर से मताहिर का सरापा लहराया। वो इससे कई बार मिल चुकी थी। इसका संजीदा अंदाज से दूसरों से मुमताज़ करता था। यूं ही मताहिर इसके तसव्वुर में आया, वो मुस्कुरा दी। दिल एक नए अंदाज से धड़कने लगा। चलो जी, आए थे ब्याह तो पहले कुड़ी फ्लैट हुई पई। नॉट बैड। इसने थम से सर तकिए पर रखा और कंबल सर तक तान लिया। मैं करके नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा सिर जख्मी हो सकता, सवेरे ईद है। मताहिर आज लेट आया था। सब खाना खा चुके थे। वसी अपने दोस्त की तरफ क्या हुआ था। मताहिर फारिग होकर मेरे कमरे में आना, मैं तब तक नमाज़ पढ़ लूँ। दादी अपने कमरे में जा रही थी। जी दादी, मताहिर ने प्लेट में सालन निकालते हुए मसरूफ़ से अंदाज में कहा। मताहिर फारिग होकर दादी के कमरे में चला गया। हारून साहब भी वहीं बैठकर इनके पाँव दबा रहे थे। परसों से इनका मामूल था कि रात को सोने से पहले अपनी माँ के पाँव दबाते थे। मताहिर ने कुर्सी पर बैठते बैठते हारून साहब को इशारे से पूछा, क्या बात है? जवाब में उन्होंने लाइल्मी से कंधे उचका दिया। हालांकि सब कुछ इनके इल्म में था। मताहिर ने कुर्सी उठाकर दादी के बेड के करीब कर ली। मताहिर, मेरी तुम्हारे नज़दीक क्या अहमियत है? दादी खिलाफ मामूल बहुत संजीदा थी। जी दादी, कैसा सवाल है? वो उलझा। जो पूछा है इसका जवाब दो। इनकी संजीदगी में ज़रा बराबर कमी नहीं आई थी।
दादी मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे और क्या ना कहे। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए। हाँ मगर किस लिए? वो और हैरान हुआ। शादी के लिए। मुख्तसर सवाल का जवाब मुख्तसर जवाब हाजिर था। आप लोग सब कुछ जानते फिर भी मुझे फोर्स करें। मैं बता तो चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी। वह इस पर साबित भड़का और अपने बाप को शिकवा की नज़रों से देखा। और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि माजी में जीने वाला इंसान हर लिहाज से घाटे में रहता है। माजी को भूल जाओ और ज़िंदगी की खुशियों से अपना हिस्सा वसूलो। दादी का लहजा कदरे सख्त हुआ। मेरे लिए नामुमकिन है। मताहिर ने हतमी अंदाज अपनाया। मैंने तुम्हारे लिए जुल्फ़कार की बेटी हीरा को पसंद किया, मगर तुम्हें तो शादी नहीं करनी। तो ठीक है हारून, तुम मेरी सीट कंफर्म करवा दो। मैं कराची निगत के पास जा रही हूँ। चली जाऊँ और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगी। तुम लोगों को जो मर्जी हो करते रहना। दादी ने गुस्से से हारून साहब को मुखातिब किया। दादी प्लीज़। मताहिर उठकर इनके पास बैठ कर इनके कंधे थाम लिए। इन्होंने खफकी से मुंह मोड़ लिया। अब जाओ, तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है। अच्छी तरह सोच लो। हाँ की तो ठीक है, वरना मैं निगत के पास चली जाऊँगी और तुम लोग मेरा मरा मुँह देखोगे। इन्होंने मताहिर के हाथ अपने कंधों से हटा दिए तो उठकर कमरे से निकल गया। दादी और हारून साहब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। देखें इमोशनल ब्लैकमेलिंग कैसे करते पे मुंडे देना। अब देखना सुबह कैसे हाँ करता है। हर तरीके से मना कर देख ले, नहीं माना तो मुझे ये हरबा इस्तेमाल करना पड़ा। दादी ने तकिए से टेक लगा ली। मताहिर लाख शादी से इनकारी था, मगर वो दादी की नाराज़गी नहीं सह सकता था। दादी इन दोनों भाइयों की सब कुछ थी, जिन्होंने इन दोनों के लिए माँ से बढ़कर कुर्बानियाँ दी थी। अब वो इन्हें अपनी ज़िंदगी से कैसे जाने देता? वो बुरा फंसा था। हाँ करता तो खुद को कैसे समझाता जो औरत को किसी भी रूप में, खासतौर पर बीवी की हैसियत से एतबार देने को तैयार नहीं था? और ना करता तो दादी से जुदा हो जाता। दादी को बहुत कम गुस्सा आता था, मगर जब आता तो फिर वो जो ठान लेती वही करती थी। इसने बेबस से अंदाज में खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। रात देर तक जागने की वजह से किधर सुबह में ताहिर की आंख बहुत देर से खुली। आज किसी ने इसको नहीं जगाया था, वरना पहले देर होने की सूरत में दादी इसको आवाज़ें देकर खुद जगाती थी। मगर आज इन्होंने इसके कमरे में झांका भी नहीं था, जिससे इनकी नाराज़गी की शिद्दत वाज़ेह हो रही थी। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया तो दादी और वसी लाउंज में बैठे थे। वो भी इधर ही आ गया। दादी आपका जो दिल चाहे करे, मगर इस तरह नाराज़ ना हो प्लीज़। मुताहिर ने अपने बैक साइड पर किया और दादी के साथ बैठकर इनके दोनों हाथ थाम लिए। सोच लो, मेरी बेइज्जती ना करवा देना। कहीं कल को तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं इस उम्र में लोगों से माफ़िया मांगती फिरूं। दादी हर काम पक्के पैरों वाले करने के मूड में थी। वसी दोनों को होंकों की तरह देखे जा रहा था और बात समझने की कोशिश कर रहा था, मगर इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो माथे पर तेवरियां से जाए मताहिर को घूरने लगा। नहीं दादी, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप मुझसे नाराज़ ना हो। मताहिर ने इनके कंधे पर सर रख दिया तो दादी इसके सर पर हाथ फेर कर मुस्कुरा दी, जो नाराज़ी खत्म होने का इशारा थी। ये आप दोनों किस किस्म की गुफ्तगू करें? कोई मुझे कुछ बताएगा? वसी खुद को चुगत महसूस कर रहा था, सो जल कर पूछने लगा। हाय छोटियां रही है, छोटियां ने कोई नहीं पूछता। देख सारियां गल्लां तय हो गई ते वसी दी घर चन्नी इज्जत है कि वसी को पता ही नहीं हाले। ये तुम्हें दादी बताएंगी, मैं अब चलता हूँ, पहले बहुत देर होगी। मताहिर अपना बैग उठाकर चला गया। वाह वाह दादी, ये कारनामा अंजाम देकर आपने साबित कर दिया कि आप वाकई वसी हारून महमूद की दादी हैं। सारी बात सुनकर वसी ने दादी का मुंह चूम लिया। मगर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? दादी ने इसे परे धकेला। इसलिए कि भाई के बाद माँ बदौलत की पारी होगी ना दूल्हा बनने की। एक तो ये मच्छर जो आके इरिटेट कर देता ना नावल पढ़ते पढ़ते, मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। अच्छा, इसलिए कि भाई के बाद माँ बदौलत की पारी होगी ना दूल्हा बनने की। दादी वैसे इस मामले में मैं आपको बिल्कुल नहीं तंग करूँगा, फट से शादी के लिए हाँ कह दूंगा। वसी के अंदाज पर दादी ने इसे एक जोरदार थप लगाई। हक हाँ, एक तो मेरी किस्मत देखो, जो शादी के लिए नहीं मानता सब इसके पीछे पड़े हैं, और जो तैयार है इस पर सब तशद्दुद करते हैं। वसी बड़बड़ करते हुए उठ गया। हाय वसी, तेरे भी ज़िंदगी च बहुत दुख है मेरे बगैर, लेकिन मेरे दुखा दी तेरे दुखा दी नवैया थोड़ी चेंज है। फिर सब कुछ फटाफट होता चला गया। आज मैं ताहिर हीरा को ब्याह कर ले आया था। दादी और हारून साहब के पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वसी बहुत खुश था कि इसकी ज़िंदगी में बहन की जो कमी थी वो पूरी होने जा रही थी। हीरा भी दिल में नया अरमान और जज्बे से जाए बहुत खुश थी। सब खुश थे सिवाय मताहिर के। इसकी संजीदगी इसके चेहरे से टपक रही थी। भाई यार, अपने मुंह के जाविये तो ठीक करें, कसम से मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी रोती शक्ल वाला दूल्हा पहली बार देखा। वसी ने इसके संजीदा अंदाज पर चोट की, मगर इधर परवाह किसे थी। सारी रस्मों के बाद दादी हीरा को इसके कमरे में छोड़ आई। मैं इसे कभी खुद से करीब नहीं आने दूंगा और ना ही खुद कभी इसके करीब होऊंगा, ताकि कल को ये मुझे छोड़कर जाना चाहे तो मुझे कोई जज्बाती धचका ना लगे। वाह बल्ले। नई जिंदगी के पहले कदम पर वो दिल में बदगुमानियां पाल रहा था। इसे एक लम्हे के लिए यह ख्याल नहीं आया कि औरत तो वफा के खमीर से गुंदी होती है। हाँ, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो वफा से खाली होती हैं। अच्छा मेरी गाल सुन, जितना औरत साथ तो पार उठ गया सी, तो फिर दादी वास्ते एडी माँ बता क्यों? दादी भी तो औरत ही है। डंगर जी, इनके अंदर बाहर हर तरफ सिर्फ मैं ही होती है, मगर ऐसी औरतें आटे में नमक के बराबर होती हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि चंद बेवफा औरतों के किरदार को सामने रखकर हर औरत पर बेवफा होने की मोहर लगा दी जाए। मताहिर इस वक्त यही कर रहा था। इसने बगैर परखे हीरा पर बेवफाई की मोहर सबत कर दी थी। हीरा घूंघट की ओर से मताहिर को देख रही थी, जो कभी सोफे पर बैठ जाता, कभी उठकर टहलने लगता और कभी जाकर खिड़की में खड़ा हो जाता।
जैसे वह किसी बड़ी उलझन में हो और इसे इसका सिरा ना मिल रहा। मान इसके कदम बेड की तरफ बढ़े। हीरा का दिल हथेलियों में धड़कने लगा। मैं बहुत थक चुका गया हूँ, सोना चाहता हूँ। तुम भी थकी होगी, कपड़े बदल कर सो जाओ। मुताहिर ने इसका घूंघट उठाने की जहमत भी नहीं की। हीरा हित तक के शदीद तरीन एहसास से बर्फ हो गई। वो तकिया उठाकर बेड के एक तरफ लेट गया। काफ़ी देर बाद हीरा चौंकी। इसका सारा चेहरा आंसू से तर था। इसने बेख्तियार अपनी उंगलियों से चेहरे को छुआ और उठकर वॉशरूम में चलेगी। मैं ताहिर इसको कुछ तो कहता, इसका कसूर तो गिनवाता, इस पर कोई इल्ज़ाम लगाता तो कोई बात भी थी, मगर इसने तो हीरा को खामोशी की ऐसी मार मारी थी कि हीरा की अना, खुददारी और दिल सब लहूलुहान हो गया। मुताहिर के कहे एक जुमले और अंदाज ने हीरा को इसकी औकात बता दी थी। वो जो अरमानो भरत दिल लिए कोई तारीफ़ी जुमला सुनने के इंतज़ार में थी, इसे मुताहिर ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि इसके लिए एक अनचाहे बोझ की तरह, जिसको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश में वो थक कर चूर हो गया। सोचे इस पर हमलावर थी और आंसू भल भल बह रहे थे। बहुत सा रो चुकने के बाद इसने खुद को कंट्रोल किया, कपड़े बदले, हाथ मुँह धोया और अपनी जगह पर आकर लेट गई। ना मानो उस जगह और कुछ जहनी परागंदगी की वजह से इसे ठीक से नींद ना आई और इसकी आंख बहुत सवेरे खुल गई। इसने उठकर शावर लिया और नमाज़ पढ़ी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल खाली सा था। लफ्ज़ों से पहले आंसू बह रहे थे। वो रब तो इंसान के दिल की गहराइयों में छुपे हुए ख्यालात को भी पूरी जुज़ियात से जानता है। इसके उठे हुए हाथों और बहते हुए आंसुओं के पीछे छुपी हुई दुआओं को इस परवरदिगार ने हरफ ब हरफ सुना। दादी कमरे में आई तो हीरा मैरून और टिपिंग स्टाइलिश से सूट में मलबूस बहुत अच्छी लग रही थी, मगर इसकी कदरे उतरी सूरत देखकर चौंक गई। दादी को देखकर हीरा ने खुद पर बशाशत तारी करने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए इनके गले से लग गई। दादी ने इसका माथा चूम कर इसको दुआएं दी। मैं ताहिर वॉशरूम में था। दादी ने फिलहाल कुछ भी पूछने का इरादा तरक किया और नाश्ते का कहकर पलट गई। दादी नाश्ते करने का कहकर गई हैं। हीरा ने नज़रें उठाए बगैर मुताहिर को इत्तला दी। वो शीशे के सामने खड़ा अपने गिले बार सवारा था। इसने शीशे में से इसे एक नज़र देखा जो अपनी उंगली मौजूद अंगूठी को गोल गोल घुमा रही थी। चलो। वो ट्राउज़र और टी शर्ट में मलबूस तैयार खड़ा था। दोनों साथ साथ चलते डाइनिंग टेबल तक आए। टेबल पर इस वक्त सिर्फ वसी और दादी थे। बाकी मेहमान नाश्ता कर चुके थे। वलीमा चूँकि रात का था तो सब इधर उधर निकल चुके थे। अभी वो दोनों बैठे थे कि हीरा की कज़न्स और सहेलियाँ नाश्ता लेकर आ गई। वो सबसे फर्दन फर्दन गले मिली। वो दोबारा कुर्सी पर बैठी तो उसकी पलकें फीकी हुई सी थी, जिसे किसी और ने नोटिस किया हो या ना किया हो। मुताहिर ने बड़े गौर से देखा था। वही दगाबाज औरतों की तरह मगरमच्छ के आंसू। इसने प्लेट सामने की और नाश्ता करने लगा। हीरा, मुताहिर भाई ने तुम्हें मुँह दिखाई में क्या दिया? इसकी कज़न अलीला ने बुलंद आवाज़ में पूछा। हीरा सवाल पर चुप रह गई। क्या जवाब देती कि इसका तो घूंघट तक उलटने की जहमत नहीं की गई थी, तो मुँह दिखाई कैसी? या ये कि इसे मुँह दिखाई में जिल्लत मिली है? बताओ ना हीरा, लगता है कोई बहुत ख़ास चीज़ है, इसलिए हीरा बता नहीं रही। इसकी बेस्ट फ्रेंड ने टुकड़ा लगाया तो सब हंस पड़ी। दादी ने इसकी खामोशी पर मुताहिर की तरफ देखा तो वह नज़र चुरा गया। अरे तुम लोग क्या मेरी भाभी के पीछे पड़ गए? दिल से बड़ा भी कोई तोहफा होता है? मुताहिर भाई ने मुँह दिखाने में अपना दिल दे दिया और इसके सामने किसी और तोहफे की कोई हैसियत नहीं होती। क्यों भाई? बसी ने मुताहिर को मुखातिब किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुताहिर ने दादी की नज़रों से खाइफ होकर बेख्तियार कहा तो हीरा की कज़न्स और सहेलियों ने ओ की ज़ोरदार आवाज़ निकाली। आज पहली दफ़ा मुताहिर को वसी की बकबक पर प्यार आया, जिससे बिगड़ती बात संभल गई। हीरा बेटा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर शाम को तुम्हें पार्लर वगैरह भी जाना, थक जाओगी। दादी ने इसे कमरे में भेजा। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर नींद दराज हो गई। थोड़ी देर बाद दादी इसके रूबरू थी। हीरा बेटा, सच सच बताना, मुताहिर ने तुम्हें मुँह दिखाई में क्या दिया? वो इसके सामने बैठ के हीरा ने इनकी तरफ देखकर खामोशी से नफ़ी में गर्दन हिला दी। मुझे इससे यही उम्मीद थी। ये लोग कोई पूछे तो कहना मुँह दिखाई में ये कड़े मिले। इन्होंने ठंडी सांस भरी और हाथ में पकड़ी संदूकची नुमा डिब्बिया से 2 कड़े निकाल कर इसे पहना दिए। हीरा ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से रोका। दादी इसकी कैफियत समझ रही थी। बेटा, तुम तो सब जानती हो कि इसकी माँ इन्हें किस तरह छोड़कर चलेगी। मुताहिर ये बात आज तक नहीं भूला। औरत ज़ात पर इसका एतबार आज तक बहाल नहीं हुआ। मगर तुम परेशान ना होना, इसे एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा और तुम्हें सब्र से इस वक्त का इंतज़ार करना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जल्दी से इसके खोल से बाहर निकाल लोगे। तुम घबराना बिल्कुल नहीं, हम सब घर वाले हर पल तुम्हारे साथ हैं। तुम कभी खुद को अकेला ना समझना। कभी मुताहिर की शिकायत करना तो सीधी मेरे पास आना, मैं इसके कान खींच कर इसको सीधा कर दूंगी। दादी ने इसे गले से लगा लिया। इनकी तजर्बाकार आंखें बहुत कुछ भांप चुकी थी। वलीमे की तकरीब के अख्ताम पर हीरा अपने घर वालों के साथ चली गई। दादी तजर्बेकार अखा ने पहले नहीं भांपे ऐसी कि इन्हें मुताहिर साहब ने अपनी दुल्हन दे नाल भी चवला मारनियां। मुताहिर, मेरे कहने पर शादी कर तो लिए, मगर अब मुझे किसी शिकायत का मौका न देना। दादी ने इसे बहुत कुछ जता दिया था। वो जो कुछ नहीं जताया था वो चोर की दाढ़ी में तिनका के मस्ताक मुताहिर ने खुद ही समझ लिया। वही मक्कार औरतों वाली लगाई बुझाई और ओछे हथकंडे। मुताहिर जहरखंद हुआ। इसने सारा इल्ज़ाम हीरा के सर थोप दिया। किसी ने दादी से शिकायत की होगी। गौर करता तो समझ जाता कि ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। वो तो शुक्र था कि हीरा ने खुद पर काबू रखा। अपने माँ बाप तक खुद पर बीती कि आप भनक तक नहीं पड़ने दी। अगर जो वो कुछ कहते थे तो अच्छा खासा तमाशा बन जाता। तुमने दादी से मेरी शिकायत किया? वो हीरा के सर हुआ। शिकायत? इसका लहजा सवालिया हुआ। हाँ।
क्या शिकायत? वो कसौटी खेलने लगी। यही कि मैंने तुम्हें। वो रुका कि क्या कहे, मगर हीरा इसकी अधूरी बात का मतलब समझ चुकी थी। ये कोई ऐसा शानदार कारनामा नहीं है जिसे मैं हर एक के सामने फ़ख्र से बयान करूंगी। मुझे अपनी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स बहुत अजीज़ है और मैं ये बात दूसरों को बताकर अपनी मज़ीद तज़लील नहीं करवा सकती। हीरा के अल्फाज गहरा तंज लिए हुए थे। तो फिर दादी ने मुझे डांटा क्यों है? इससे अभी भी यकीन नहीं आया। या आप इन्हीं से पूछ लें तो बेहतर है। वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। एप्पल ग्रीन और लाइट ब्राउन मोतियों के काम वाले फ्रॉक पजामा पहने सलीके से किए मेकअप में वो दिल में उतर जाने की हद तक प्यारी लग रही थी, मगर किसी के दिल में उतरने के लिए ज़रूरी है कि अगले के दिल के दरवाजे खुले हों। मताहिर के दिल के दरवाजे अभी हीरा के लिए बहुत मजबूती से बंद थे, तो उसने हीरा को नजर पड़कर देखा भी नहीं था। मैं उनकी कमा मुताहर बस चितना दी कमी है। चंद हफ्तों में वो यहाँ पूरी तरह एडजस्ट हो चुकी थी, सबके करीब आ चुकी थी, सिवाय इसके जिसका हाथ थाम कर वो इस घर में आई थी, जिसके साथ वो एक कमरे में रहती थी, जिसकी बीवी कहलाती थी, मगर बीवी की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। आँखा धोखा कहूँ इसको या साय का वजूद, मैं इसे महसूस कर सकता था, छू सकता ना था। खुद चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के खिलाफ, वरना कब एक दूसरे को हमने पहचाना ना था। अदीम हाशी। मताहिर का सलूक हीरा के साथ जैसा भी था, मगर इन चंद हफ्तों में वो इसके लिए बहुत अहम हो गया था। इसने वो जिसे चुपके चुपके से चाहने लगी थी, वो चोरों की तरह छुप छुप कर इसे देखती थी। रात को वो सोता था तो हीरा उठकर इसे यकटक देखती रहती। इसका दिल चाहता कि उसके बालों को सहलाए और इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर इनकी हिद्दत महसूस करे। वो क्या करती कि जिस शख्स को चाहने और सराहने का इसके पास सर्टिफिकेट था, वो इसी को यूँ चाह रही थी जैसे कोई जुर्म कर रही हो। ये दूध ले ले। मताहिर स्टडी टेबल पर बैठा कोई काम कर रहा था जब हीरा ने साइड पर ग्लास में रखकर इस पर दूध का ग्लास टिका दिया। मताहिर ने हस्बे साबक कोई जवाब नहीं दिया, बस चंद लम्हे हाथ रोके थे। इसका मतलब था कि इसकी बात सुन ली गई है, करने को और कुछ था नहीं। सो अपने कपड़े अलमारी में दोबारा सेट करने लगी। ये चूड़ियाँ उतार दो, इनकी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है। आज दादी ने इसकी दोनों कलाइयों में कांच की चूड़ियाँ भर दी थी, जो अब कपड़े सेट करते हुए इसकी कलाइयों में खनक रही थी। हीरा ने अपनी कलाइयों में मौजूद चूड़ियों को रश्क से देखा, जिसकी खनक ने मताहिर जैसे संग दिल को डिस्टर्ब कर दिया था। कहाँ वो 2 माह से इसके साथ थी और इसे इसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? वो अनसुना करके अपने शुगल में मसरूफ़ रही तो मताहिर कदरे झंझलाया। मैं ये चूड़ियाँ नहीं उतार सकती। हीरा ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? मताहिर तपा। दादी ने पहनाई है इसीलिए। हीरा को इसका तपना मज़ा देने लगा। वो पता नहीं किस हिसाब किताब में उलझा हुआ था। थोड़ी देर और बर्दाश्त किया, फिर उठकर इसके करीब आ गया। तुम ये चूड़ियाँ उतारती हो या मैं खुद उतारूँ? मताहिर ने गुस्से से इसका कंधे थाम कर इसे अपने मुकाबिल किया। खुद उतार दें। हीरा ने अपने दोनों बाजू इसके सीने के साथ टका दिए। इस समय इसके चेहरे पर बड़ी अलवही सी चमक थी। वो बेखुद सा इसे देखे गया। अब देख क्या रहे हैं, उतारे ना। हीरा की शरारती आवाज़ ने इसका सहर तोड़ा तो इसे हल्का सा धक्का देकर कमरे से निकल गया। हीरा इसके अंदाज से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए मुस्कुरा दी। चलो हाले बेखुद हो गया तो हुण अगे भी इनका काम खराब होना, हुण लैन ते आएगा। वाह भाभी, क्या बिरयानी बनाई है आपने, कसम से मज़ा आ गया, वरना रशीदा के हाथों की बदजायका खाने खा खा कर तो मैं तो खानों के असली जायके भूल गया था। आज हीरा ने खुद बिरयानी बनाई थी। टेबल पर सभी मौजूद थे। वसी ने बिला मुबालगा चौथी बार इसकी तारीफ़ की थी। मताहिर खामोशी से खाना खा रहा था। भाई मेरा शुक्रिया तो अदा कर दे, इतनी देर से आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। वसी ने मताहिर को मुखातिब किया। मेरी तारीफ़? वो हैरान हुआ। हाँ भैया, आपकी निस्बत बेहतर की तारीफ़ कर रहा हूँ तो ये तारीफ़ आपको ही पहुँच रही है ना, क्योंकि मियाँ बीवी की इज्जत सांची होती है। क्यों दादी? वसी ने बात करते करते दादी से तस्दीक चाहिए। हाँ अगर कोई समझे तो, दादी ने मुख्तसर बात की। हीरा सोच रही थी वो वाकई में मुताहिर की निस्बत थी, इसने इसे मुकम्मल किया ही नहीं था। वो प्लेट में चम्मच से चावल इधर उधर करी थी। आपके खाने की रफ्तार से अंदाज़ा हो रहा है कि बिरयानी आपको भी बहुत पसंद आई है। अब अगर आप भाभी की तारीफ़ में 2 लफ्ज़ कह देंगे तो आपके अल्फाज के ख़जाने में कोई कमी नहीं आ जाएगी। वसीम मुसलसल इसे हीरा की तारीफ़ करने पर उकसा रहा था। वाकई बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। वसी से बचने के लिए इसने हीरा को मुखातिब किए बगैर रस्मी से अंदाज में कहा। ईगो ईगो ते आ जानी सी ना, ज़बान टूटती सी तारीफ़ कर दे तो फिर खांदा भी ना। दादी और वसी के साथ इसकी बहुत दोस्ती हो गई थी। वसी बहनों की तरह इसके लाड उठाता और देवरों की तरह इससे फरमाइशें करता। दादी से ज़िंदगी की ऊंच नीच समझाती और ब्याहता ज़िंदगी को कामयाब बनाने की गुर बताती। दादी के कहने पर इसने तैयार श्यार होकर मताहिर के इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिया, मगर मुकाबिल कोई असर नहीं हुआ था। कुछ दिनों से मताहिर नोट कर रहा था कि हीरा नक्सक से तैयार होकर आने बहाने इसके इर्द गिर्द चकराने लगी थी। इससे बात करने के बहाने ढूंढने लगी थी। सामने बैठ कर इसे तकती रहती। मताहिर को इसके इस अमल से शदीद चिढ़ होने लगी थी। वो इसे इसने तैयार हुलिये पर अक्सर टोक देता तो वो दादी ने कहा है कहकर बरी ज़िम्मा हो जाती। मक्कार औरतें पहले खुद की तरफ माइल करती और फिर छोड़कर चली जाती है। वो जहरखुंद हुआ। मताहिर ये देखें, दादी ने मुझे कितनी खूबसूरत रिंग दी है। वो टीवी लाउंज में बैठा था जब हीरा ने अपना हाथ इसके सामने किया, तो वो जो पहले इसके बारे में सोच सोच कर जल रहा था तब ही क्या तकलीफ़ है तुम्हें, क्यों हर वक्त सर पर सवार रहती हो?
ताहिर ने इसका हाथ दबोच कर झटका दिया तो वो तकलीफ की शिद्दत से इसकी सिसकी निकल गई और आंसू पलकों पर आन टूके। ताहिर इसे घूर रहा था और वो आंसू पीने में मसरूफ थी। हीरा बेटा, हारून अंकल इसे पुकारते हुए इधर ही आ रहे थे। इसने जल्दी से अपने आंसुओं को हलक में उतारा, हाथों से अपने चेहरे को थपथपाया। जी अंकल। हीरा आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट लिए हारून की तरफ मतवज्जा होगी। ताहिर इसके सेल्फ कंट्रोल पर हैरान रह गया, मगर इसके दिल में बदगुमानी की दीवारें इतनी मोटी थी कि हीरा की सारी खूबियां इनसे टकराकर हवा में तहलील हो जाती थी। अब भी वो हीरा के इस अंदाज पर तनफ्फर से भवें उचकाना नहीं भूला था। बेटा जी, तुम लोगों ने कहीं सैर वैर के लिए नहीं जाना क्या? 3 माह हो गए हैं और अभी तक तुम लोगों ने कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाया। हारून अंकल बैठ के, क्यों ताहिर? इन्होंने ताहिर से इस्तफसार किया। बाबा, आपको मालूम है कि आजकल मैं इतने अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। घूमने तो कभी भी जाया जा सकता है। ताहिर ने दरपरदा साफ इनकार किया। अच्छा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। वो कहकर उठ गए। हीरा बेटा, अच्छी सी चाय पिलवाओ। जी अंकल। वो भी हारून साहब के पीछे चली गई। हारून अंकल और ताहिर 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। दादी के भतीजे के बेटे की शादी थी। वलीमे पर दादी, हीरा और वसी गए। हीरा ने दादी की फरमाइश पर डीप रेड कलर पर सिल्वर तिल्ले और नगों के काम वाली साड़ी बांधी थी। हैवी ज्वेलरी घने बालों की चोटी दाएं कंधे पर डाली हुई थी। दोनों हाथों में चूड़ियां थी और चूड़ियों के आगे दोनों हाथों में मोतियों के गजरे जो दूल्हे की बहनों ने इसे पहनाए थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। तकरीब में इसकी बहुत तारीफ हुई। इसके दिल ने चुपके से ख्वाहिश की कि काश इस वक्त ताहिर भी इसके साथ होता। आज रात ही अंकल और ताहिर की वापसी थी, सुबह वलीमे की तकरीब से जल्दी उठा है। घर वापस आकर हीरा सीधा अपने कमरे में आई ताकि जल्दी से चेंज कर सके। साड़ी और हैवी ज्वेलरी की वजह से इसे बहुत उलझन हो रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में आई तो ताहिर बाजू आंखों पर रखे लेटा हुआ था। इसका पाँव हिल रहा था, जिसका मतलब वो सो नहीं रहा। आप कब आए? वो बेड के करीब आई। थोड़ी देर पहले। और अंकल? वो कल आएंगे। खाना खाया आपने? नहीं खाना। एक कप कॉफ़ी पिला दो। वो इसी पोजीशन में लेटे लेटे इससे बात कर रहा था। हीरा ने चेंज करने का इरादा तर्क करके पहले कॉफ़ी बनाने को तरजीह दी। इसने दादी को ताहिर के आने का बताया, कॉफ़ी बनाकर कमरे में आ गई। ये ले कॉफ़ी। इसने कप बढ़ाया तो चूड़ियाँ खनक उठी। ये ले कॉफ़ी। इसने कप बढ़ाया तो चूड़ियाँ खनक गई। तुमसे कितनी बार कहा है कि। वो झटके से उठा तो हीरा पर नज़र पड़ते इसकी बात अधूरी रह गई। सुर्ख साड़ी में भरपूर तरीके से तैयार गोया वैसे जलाकर खाक करने के इरादे से खड़ी थी। वो कॉफ़ी का कप थामना भूल गया। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? लहजा नागवारी से भरपूर था। हीरा ने कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रख दिया। कोई नहीं, इतनी अच्छी लग रही हूँ आज मैं। हीरा शीशे के सामने जाकर साड़ी का पल्लू पकड़कर लहराने लगी। वो उठकर इसके पीछे जा खड़ा हुआ। वो जो पल्लू लहराकर एकदम मुड़ी इससे टकरा गई और साड़ी का पल्लू इसके हाथ से फिसलकर नीचे जा गिरा। वो फ़ौरन झुके, पल्लू थामकर जो ही सीधी हुई, ताहिर ने इसके मुंह पर पूरे ज़ोर से थप्पड़ दे मारा। इसके होंठ का किनारा फट गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वाहियात लिबास पहने उस तवाइफों वाले हुलिये में मेरे सामने आने की? वो बिल्कुल ही आउट हो गया। तवाइफ? वो थप्पड़ की तकलीफ भूल की इस लफ्ज़ से पाताल की गहराई में धक्का दे दिया। मैं बीवी हूँ आपकी। इसकी टांगों से जान निकल गई थी। बीवी और तवाइफ में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। बीवी भी बिस्तर की साथी होती है, तवाइफ भी। जेब खाली हो तो तवाइफ छोड़कर चली जाती है और बीवी भी। तो फिर इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ? बोलो। वो न जाने कहाँ जा पहुँचा था। इसकी ज़ुबान साथ देती तो वो कहती कि बीवी सिर्फ बिस्तर की नहीं, ज़िंदगी के हर दुख सुख की साथी होती है। ताहिर ने हीरा की दोनों कलाइयाँ पकड़कर झंझोड़ी तो वो बहुत सी चूड़ियाँ टूटकर इसकी कलाइयों में चुभ गईं और वो फूट फूट कर रोती। दरवाजे के बाहर खड़ी दादी पुत बन गई और वो तो ताहिर से मिलने आई थी, जानती थी कि इसके एहसासात को क्या चोट पहुंची है। जिस दिन इसकी माँ इन्हें छोड़कर गई थी, इसने भी सुर्ख साड़ी बांधी थी, मगर हीरा से ऐसा सलूक करना कहाँ की अक्लमंदी थी। ताहिर ने इसे सोफे पर धकेल दिया। वो सारी रात सोफे पर इसी पोजीशन में पड़ी रही, उठकर कपड़े तक बदलने की हिम्मत न कर सकी। सुबह ताहिर जल्दी चला गया। दादी इसके पास आई तो इनके गले से लगकर बिलक उठी। दादी, मैं हार गई, मैं इनका एतबार बहाल नहीं कर सकी। वो रोती रही और दादी इसकी पुश्त सहलाती रही। इनके पास तसल्ली के लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे। रात को ताहिर काफ़ी लेट आया, मगर दादी इसके इंतज़ार में जाग रही थी। इन्होंने इसकी वो क्लास ली कि इसकी 7 पुश्तों को भी दादी का गज़ब याद रहा। दादी से डांट खाकर वो तनफन करता कमरे में हीरा वहाँ नहीं थी। वो बाहर निकला तो इसे किचन में नजर आई। वो सीधा इसके सर पर जा पहुँचा। तुम शिकायतें लगाने से बाज नहीं आओगे? हमेशा की तरह इसने कुछ भी पूछे बगैर फर्द जुर्म आयद कर दी थी। मैंने कुछ नहीं किया। वो मुड़कर सॉस पैन में उबलती चाय की तरफ देखने लगी। तो इन्हें क्या इल्हाम हुआ? ताहिर ने इसका बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। मुझे नहीं मालूम। हीरा ने के अंदाज ने ताहिर को और तपा दिया। ताहिर ने बस चित्रा दी कमी है और कोई कमी नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं मालूम? मक्कार औरत, तुम औरतों की खसलत में मक्कारी और बेवफाई है। इसने जहर उगला। स्टॉप इट ताहिर, हर वक्त औरत की बेवफाई का राग लापते रहते हैं। कभी अपने रवैये पर नजरसानी की है? हाँ हाँ, मर गया एक मच्छर का मैंने शिकार कर दिया। मैंने एक मच्छर का मर्डर कर दिया अभी, और इसकी मुझे बेहद तहाशा खुशी है। अच्छा जी, कभी अपने रवैये पर नजरसानी की है? अगर आपकी ज़िंदगी में माँ की हैसियत से आने वाली औरत बेवफा थी तो इसका क्या मतलब है? क्या सारी दुनिया की औरतें बेवफा नहीं? सब बेवफा नहीं होती। आपको दादी नज़र नहीं आती जो अपने शोहर की वफ़ात पा जाने के बावजूद इनसे वफ़ा निभा रही है? ये इनकी अपने औरत शोहर से वफ़ाई है कि वो इनके बेटे की औलाद को सीने से लगा कर बैठी हैं।
इन्हें देखकर आपने कभी ये नहीं सोचा कि दुनिया की सारी बीवियाँ और माएँ ऐसी बेवफा होती हैं? यकीनन नहीं आया होगा ख्याल, क्योंकि आप खुद एक घटिया और कमज़ोर इंसान हैं। मताहिर ने इसके दोनों बाजू सख्ती से थाम कर इसकी बात काट दी। तो क्यों रह रही हो इस कम ज़रफ़ इंसान के साथ? चली जाओ जाओ, चली जाओ, जान छोड़ो मेरी। मताहिर ने इसको पीछे की तरफ झटका देकर इसके दोनों बाजू छोड़ दी और खुद बाहर निकल गया, ये देखे बगैर कि वो चूल्हे से टकरा गई थी। इसके टकराने से सॉस पैन का तवाज़न बिगड़ और गरम गरम उबलती चाय इसका बाजू चला गई। हाफ स्लीव्स की वजह से चाय डायरेक्ट इसके बाजू पर गिर के से अच्छा खासा चला गई थी। चली जाऊँगी, वो रोते रोते बड़बड़ाई। सारी रात पिछले बरामदे की लॉन में उतरने वाली सीढ़ियों पर बैठी रही। आहो लानत पेज गए थे, चली जा, डंगर जमाने दस काबल ही नहीं है न रिया जावे। सुबह सब नाश्ता करे थे जब हीरा एक बैग था, मैं वहाँ आई। दादी अंकल, मैंने मामा को फ़ोन करके गाड़ी मंगवाई है, मैं घर जा रही हूँ। इसने बारी बारी दोनों को मुखातिब किया जिसने इनसे इजाज़त तलब नहीं की थी, इनको आगाह किया था। मताहिर के अलावा सब परेशानी से इसकी तरफ मतवज्जो हुए। क्या हुआ भाभी? सबसे पहले वसी ने पूछा। कुछ नहीं। हीरा ने बैग दूसरे हाथ में मुंतकिल किया तो इसके बाजू से दुपट्टा से रख किया। ये क्या हुआ? तीनों को एक जुबान बोलने पर बेनियाज बने मताहिर ने सर उठाया तो चम्मच इसके हाथ से प्लेट में गिर गया। हीरा का दायां बाजू कोहनी से लेकर कलाई तक पूरी तरह जला हुआ था और छालों से भरा हुआ था। वो रोना नहीं चाहती थी मगर आंखें पानियों से यूं भरी के सामने का मंजर धुंधला गया। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे दिल पर इससे ज़्यादा गहरा जख्म आया, जिसकी जलन और तकलीफ कलाई के जख्म से बहुत ज़्यादा। इसने दिल ही दिल में कहा और बैग उठाकर निकलती चली गई। दादी ने गुस्से से चम्मच प्लेट में पटका। हारून साहब परेशान से सबकी शक्लें देख रहे थे। सबकी शक्लें क्या देख रहे हो? ये सब किया धरा तुम्हारे बेटे का। दादी ने हारून साहब को लताड़ा कर गोया मताहिर पर आने वाला गुस्सा निकाला। भाई आपने बहुत गलत किया। बस तासब से कहकर नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ गया। दादी और पापा भी उठ गए और वो अकेला बैठा सोचता रह गया कि हीरा का बाजू का जल कैसे गया। जो तू अन्ना बने ऐसी, जो तू डंगर जानवर वहशी दरिंदा बना हुआ था ना, जो उसको धक्का मार के गया था, और सड़े ऐसे बाजू जानवरा। जब से हीरा का फ़ोन आया था मामा बहुत परेशान थी। ड्राइवर को भेजकर दोनों मियाँ बीबी बाहर लॉन में खड़े होकर इसका इंतज़ार कर रहे थे। दोनों के अंदाज में बेताबी और परेशानी साफ झलक रही थी। जो ही गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई वो दोनों तकरीबन भाग कर करीब गए। हीरा दरवाज़ा खोलकर उतरी और मामा के गले से लगकर चारों कतार रोने लगी। इसके रोने से मामा बाबा दोनों घबरा गए। क्या हुआ बेटा? जुल्फ़कार साहब ने इसका बाजू थाम कर इसे मोम से अलग करना चाहा तो इसके मुंह से निकल हल्की सी सी निकल गई, सिसकी निकल गई और इसने बेसाख्ता अपना बाजू छुड़ाया। इनके कदरे ज़ोर से पकड़ने पर बहुत से छाले फूट गए थे। जुल्फ़कार साहब ने इसका बाजू एकदम छोड़ा और फिर जख्म पर नज़र पड़ते दोबारा थाम ली। ये क्या हुआ? वो तड़प गए। हीरा इस वक्त किसी सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। दोनों इसे अंदर ले गए। इसकी ज़ुबानी सारे हालात सुनकर मामा तो सख्ते में आ गए और बाबा मारे गुस्से के कांपने लगे। हारून, मैंने तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी इसलिए नहीं दी वो इसे लावारिस समझकर इसके साथ साथ जो चाहे करता फिरे। मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने मेरे एतबार को किरची किरची कर दी है। जुल्फ़कार साहब फ़ोन रिसीव होते बगैर सलाम दुआ के हारून साहब पर बरस पड़े। जवाबन वो खामोश रहे। अब बोलो, कुछ कहते क्यों नहीं? मेरी बेटी की इस हालत का क्या जवाब दोगे तुम? इन्हें हारून साहब की खामोशी बुरी तरह खली। जुल्फ़कार, मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं जिनका इस्तेमाल करके मैं तुम सबसे माफ़ी मांग सकूं। हारून साहब शिकस्ता दिल हो रहे थे। तुम माफ़ी मांग भी लो तो क्या होगा? मेरी बेटी की हालत नहीं देखी तुमने? देखी भी होगी तो महसूस नहीं की होगी, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई बेटी जो नहीं है, और दूसरों की बेटी के हवाले से हमारे दिल बहुत सख्त होते हैं। हारून साहब का गुस्सा किसी तो ठंडा नहीं हो रहा था। ऐसे ना कहो जुल्फ़कार, हीरा मुझे बेटियों से बढ़कर अजीज़ है। बस तुम यकीन रखो कि मैं ताहिर को इस मामले में कोई रायत नहीं दूंगा। प्लीज़ तुम जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करना। मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा, फिर मिलकर इस मसले का कोई हल निकालते हैं। हारून साहब शदीद शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। हारून साहब गहरी सांस भर कर रह गए। बाबा प्लीज़, दादी, हारून अंकल और वसी को कुछ मत कहिए, इनका कोई कसूर नहीं। वो सब तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शाम तक हीरा की हालत काफ़ी संभल चुकी थी, लिहाजा वो इन लोगों की वकालत करने लगी, जो सच ही था। ये कैसी मोहब्बत है इनकी कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, इन्हें खबर ही ना हुई? मामा इसके बार बार कहने पर चिढ़ गई। मामा, मैंने कहा तो है कि वो लोग बेकसूर हैं। जब तक इनको मामले की खबर हुई मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी। हीरा ने अपना बैंडेज वाला बाजू एहतियात से अपनी गोद में रखा। इतने में गेट खुला, हारून अंकल की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। हारून अंकल और दादी आए। प्लीज़ इनको कुछ मत कहिएगा। दोनों को गाड़ी से उतरते देखकर हीरा ने फिर मामा बाबा की मिन्नत की। दादी, वो इनके गले से जा लगी। दादी ने इसकी पेशानी चूमी और सर पर हाथ फेरा। हारून अंकल ने इसे अपने साथ लगाकर इसका शाना थपथपाया। तुम दोनों मेरे बच्चों की तरह हो। ये देखो, मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। दादी ने जुल्फ़कार और फातिमा के सामने हाथ जोड़ दिए। अम्मा प्लीज़। जुल्फ़कार ने फ़ौरन इनके हाथ थाम लिए। मताहिर ने हमें आपके सामने आंख उठाने के काबिल नहीं छोड़ा, मगर भाभी आप यकीन रखिए हम सब हीरा के साथ खड़े हैं। हारून ने फातिमा को मुखातिब किया। दोनों को यकीन आ गया कि जो भी मसला था वो हीरा और मताहिर के दरमियान ही था। ये लोग वाकई लाइलम थे। अब जब इलम हुआ तो आला ज़रफ़ लोगों की तरह आकर ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि हीरा की हमायत का ऐलान भी किया। जुल्फ़कार और फातिमा के पास खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं था। वो क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। अगर कुछ कर सकते तो अपनी बेटी की तकदीर से ये तलख लम्हे खुरच कर निकाल देते, मगर क्या किया जाए कि इंसान तकदीर बदलने पर कादिर नहीं है। वो बस अल्लाह को पुकार सकता है, इसके सामने दस्ते सवाल दराज कर सकता है, और अल्लाह अपने बंदों की हर पुकार का जवाब ज़रूर देता है, जल्द दे या देर से।
बस सब्र से इंतज़ार शर्त है, फिर वो ज़ात अपने बंदे का दामन अपनी रहमतों से भर देती है। सो इस्लाम में जुल्फ़कार और फातिमा ने भी यही किया था, अपने अल्लाह को पुकारा था। दादी जी तो पुत्र दी है गलती है कि यार अपनी गंदी औलाद का पता है ना कि वो नहीं औरत ज़ात को पसंद करता, तो उस किसी दूसरे की बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो कि किसी दूसरे की बेटी आगे तजर्बों का शिकार हो तुम लोगों के बेटे के, तो तेरा पुत्र सुधरे। पहले अपने पुत्र दे जेन साफ करो, जब खुद शादी करके फिर कराओ। हीरा के जाने के बाद सबने मताहिर का मुकम्मल बाइकआउट कर रखा था। वो कब आता था कब जाता था किसी को मालूम नहीं था। वो डाइनिंग टेबल पर इनके साथ खाना खाने बैठता तो एक एक करके उठ जाते और वो देखता रह जाता। वो चंगी हुई, तेरा तेज तो पैड़ी होनी चाहिए थी डंगरे आजम। अस्सलाम वालेकुम दादी। आज मैं ताहिर आया तो दादी लाउंज में बैठी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। दादी ने तौहन और करहन जवाब दिया कि सलाम सुनने वाले पर इसका जवाब देना फ़र्ज़ हो जाता, तो इन्होंने रूखे से लहजे में जवाब देकर फ़र्ज़ अदा किया था। दादी वसी कहाँ है? इसने दादी को इग्नोर करने वाले अंदाज को देखकर ख्वामखा पूछा। पता नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो उठकर अपने कमरे में चली गई तो मताहिर होंठ दांतों में दबाकर सोफे पर गिर गया। मताहिर पूरे इन हमाक से लैपटॉप में मसरूफ़ था जब इसे चूड़ियों की खनक सुनाई दी। तुमसे कितनी बार कहा है कि इसने बेसाख्ता कहा, मगर कमरे में इसके सिवा कोई नहीं था। वो सर झटक कर दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। फिर जब जब वो कमरे में आता सूना कमरा इसे काट खाने को दौड़ता। कभी सोते में इसे लगता हीरा कमरे में फिर रही है, कभी काम के दौरान इसे लगता वो इसके करीब कॉफ़ी या दूध रख कर मुड़ी है, मगर ये सब फरेब नज़र था। हीरा दी आत्मा फिर रही थे। कमरे में वो अकेला होता था। वो हैरान था कि ये कैसे हो सकता है कि जब वो इसके करीब थी तो इसे किसी काबिल नहीं जानना, और अब जब वो दूर चली गई थी तो इसका ध्यान भटक भटक कर इसकी तरफ जाने लगा था। जो इंसान को कोई चीज़ मिल जाए ना कात तो बद के उन्होंने कदर नहीं होती, तो हुण जो कात ठिकाने आई वे, जो पता लग जाए कि जो अगली चीज़ बंदा या अगली चीज़ उसको कात में रखे तो फिर उन्होंने सारिया की कदर मालूम हो जाती। अक्सर तो होता है कि किसी शख्स की अहमियत का एहसास हमें इस वक्त होता है जब वो हमसे छिन जाए या दूर चला जाए। हीरा भी मताहिर से दूर हुई तो इसे इसकी अहमियत का एहसास हुआ था। वो इससे दूर तो थी, मगर वो अभी भी इसकी दस्तरस में थी। वो चाहता तो अपनी अना पर पाँव रखकर दोनों हाथ बढ़ाता और अपने दामन को मोहब्बतों से भर लेता। सब हर हफ्ते हीरा से मिलने जाते। एक वही बेखबर था, वसी अक्सर हीरा के पास आता और एक भाई की हैसियत से इसका हौसला बढ़ाता, इसकी दिलजोई करता। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। कितना गुजर गया। दादी ये रही लिस्ट और सारा सामान किचन में रखवा दिया, आप इसके मुताबिक चेक करवा लें। रमज़ान मुबारक शुरू होने में एक हफ़्ता रह गया था। दादी ने रमज़ान के हिसाब से सारे महीने का साजो सामान मंगवा लिया था। हर साल ये काम मताहिर की जिम्मेदारी होता था, मगर इस साल ये काम वसी से करवाया गया था। गोया इसके बाइकआउट में किसी किस्म की नरमी के चांसेस नहीं थे। वो उठकर अपने कमरे में चला गया। चाय। मताहिर आंखों पर बाजू रखे लेटा था जब इसे हीरा की आवाज़ सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठा तो खाली कमरा साए साए कर रहा था। तो तुम मान लो मताहिर, हीरा ने तुम्हारे दिल को छू लिया। जाने अनजाने में तुम इसकी केयर और मोहब्बत के आदी हो गए। शीशे में नजर आता है इसका अक्स इससे मुखातिब था। नहीं, मैं बाबा जैसी महरूम ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। महरूम नहीं गुजारना चाहता तो मरहूम गुजार ला। फिर मैं इसे कभी अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी कमज़ोरी के हाथों मात खाता है। इसने अपने अक्स की नफ़ी की। तो कौन कह रहा है कि इसे अपनी कमज़ोरी बनाओ, तुम इसे अपनी ताकत बना लो। मर्द अगर औरत को अपनी खालिस मोहब्बत से बांध ले तो वो इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसके अक्स ने एक और कोशिश की, मगर बाज़ औरतें खालिस मोहब्बत को भी ठुकरा देती हैं। वो अपनी बात पर बज़ीद था। बाज़ औरतें, हर औरत ऐसा नहीं करती। और तुम्हें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि हीरा कैसी औरत है? बेवकूफ़, वो ऐसी औरत है जो सारी ज़िंदगी तुम्हारी मोहब्बत में बंदी रहना चाहती है, मगर तुमने मोहब्बत से इसे करीब करने की बजाय सख्ती से इसके नाजुक दिल को कुचल दिया। अभी भी वक्त है, इसे मनाकर इसे करीब कर इसे ले आओ। मताहिर अपने अक्स से नज़र चुराकर उठ गया। मताहिर और ये बात आसानी से मान लेता, सवाल ही पैदा नहीं होता था। मताहिर ने बस चित्रा की कमी है, मैं तेन पहले किया। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था। रमज़ान में दादी की अपनी मसरूफियात होती थी। गरीबों का तक राशन पहुँचाना, ज़कात का हिसाब किताब और अदायगी, इसके अलावा इनकी खसूसी इबादत और तस्बीहात वगैरह। इस महीने में बहुत कम फारिग नज़र आती थी। अब भी मताहिर की इनसे सहरी रफ्तारी के वक्त ही खामोश मुलाकात होती थी। तरावी पढ़कर आज मेरी बात सुनना। हीरा को गए 3 महीने होने को आए थे। इन 3 महीनों में हारून साहब ने बिला मुबालका मताहिर को कोई तीसरी बार खुद से मुखातिब किया था। ये कागज़ात ले जाओ और इन्हें पढ़कर दस्तखत कर देना। हारून साहब ने एक फ़ाइल मताहिर की तरफ बढ़ाई। ये क्या है? इसने फ़ाइल उलट पलट करके देखी। तुम्हारी आज़ादी का परवाना, तुम जाकर पढ़ लो, खुद ही समझ में आ जाओगे। हारून साहब ने इसे जाने का इशारा किया। मताहिर ढीले कदमों से चलता अपने कमरे में और कागजात खोलकर पढ़ने लगा। मैं मताहिर बिन हारून अपने पूरे होशो हवास में हीरा बिनते जुल्फ़कार को तलाक देता हूँ। कागजात पढ़कर इसने फ़ाइल गुस्से से दूर फेंकी। पूरी इबारत पढ़कर इसकी हालत अजीब सी हो गई थी। हालांकि इसे तो खुश होना चाहिए था कि इसकी जान छूट रही थी।
मगर वो तो उल्टा बेचैन हो गया। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता है। सारी रात वो बेचैनी का शिकार रहा, सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। सहरी के वक्त वो बहुत खामोश था, सभी बहुत खामोश थे। इसने दादी की आंखों में भी नमी चमकते देखी। वो बेचैन हो गया। इसका दिल चाहा कि वो उठकर दादी को अपने सीने से लगा ले, मगर फिल वक्त तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था। वो जा दफ़ा हो जा तू, सारिया ने दुख दिता आया। आज 20वां रोज़ा था। हीरा अफ्तारी के नाम पर चंद घूंट पानी पिए और एक खजूर खाकर मगरिब की नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। हर नमाज के बाद वो अपने अल्लाह से मुताहिद का साथ मांगती थी। इसकी मोहब्बत के लिए झोली फैलाती, मगर इसके दिल की बेचैनी ख़त्म ना होती। रात देर तक इबादत करते हुए एक ऐसा वक्त भी आता कि वो दुआ के लिए हाथ फैलाती तो लफ्ज़ साथ छोड़ जाते। वो खाली हथेलियाँ फैलाए अपने हाथों की लकीरों को तकती रहती। कभी कभी हीरा का दिल चाहता कि वो अपने हाथ में इस लकीर का इजाफा कर ले, जिसे मताहिर के जो इसे इसके मताहिर से मिला दे, मगर ऐसा सिर्फ सोचा जा सकता था, किया नहीं जा सकता था। इंसान लाख कोशिश कर ले, वो अपने मुकद्दर की लकीरों को बदल नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो न जाने अब तक कितने लोग अपने मुकद्दर की लकीरों को मिटाकर अपनी मनपसंद लकीरें लगा लेते। वैसे हीरा इदा दे बंदे नूं ना अपनी ज़िंदगी च रखने की बजाय ना लानत भेज देनी चाहिए है। लेकिन वो तुम ठहरी वफा से गुंदी हुई हीरोइन, तो ठीक है लगे रहो। लेकिन यार बंदा ना थोड़ी नक्क ते रगड़वाए ना। मैं ये नहीं कह रही तू तलाक लैके पै जा, लेकिन दे सिर ते उनदे वास्ते जोग लैके बैठी हुई, वो इस काबिल नहीं है। वसी यार तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आज 25वां रोज़ा था। बाबा ने वसी को मुताहिर से कागजात लेने भेजा था। हम क्या कर रहे हैं? आप खुद ऐसा चाहते हैं? वसी ने इसकी बात का खासा बुरा माना था। बाबा से किसने कहा मैं हीरा को छोड़ना चाहता हूँ? गोया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपके रवैये ने भाई, आपके अखलाक की बदसूरती चीख चीख कर कह रही है कि आप भाभी को बसाना नहीं चाहते। आज वसी भी संजीदा हो गया। हीरा भाभी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, मगर आपने इनके मोहब्बत भरे दिल को ठोकर मारकर लहू लुहान कर दिया। जब आपको इन्हें अपने साथ नहीं रखना तो फिर फैसले में इतनी देर क्यों? साइन करें और किस्सा ख़त्म करें। वसी कुर्सी पर टिक गया। अगर मैं हीरा के ज़ख्मी दिल का मरहम बनने का फ़ैसला कर लूँ तो तुम मेरा साथ दोगे? मुताहिर ने अपनी चीखती चिल्लाती अना के मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर अपने दिल की बात की। वसी हैरत से पूरी आंखें खोलकर इसे तकने लगा। फिर वो उठा और मुताहिर का चेहरा टटोलने लगा। ये क्या कर रहे हो? मुताहिर इसके अंदाज पर कदरे खफा हुआ। भाई देख रहा हूँ कि ये आप हैं या आपकी जगह कोई और प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आ गया। मुताहिर ने इसकी पीठ पर धमोका चढ़ा। उफ, मगर अब ये मुक्का खाकर मुझे यकीन हो गया कि आप मुताहिर ही हैं। वसी हीरा के लिए खुश था, बहुत खुश। 27वें रोज़े को ईशा की नमाज के बाद मुताहिर को दादी के कमरे में तलब किया गया। दादी, बाबा, वसी सब वहाँ मौजूद थे। वो दरवाजे के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें मैंने कुछ कागजात दिए थे। हारून साहब की अधूरी बात बहुत मुकम्मल थी। मुताहिर ने वसी की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि तुमने बताया नहीं? बाबा, मैंने आपको बताया था कि वसी की आधी बात अभी मुंह में थी कि हारून साहब ने इसे हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। मुताहिर, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। हारून साहब ने दोबारा इसे मुखातिब किया। बाबा, मैं ऐसा तो नहीं चाहता। वो अटक अटक कर इतना ही कह पाया। साहबजादे, आप बताना पसंद करेंगे कि असल में आपकी मंशा क्या है? दादी ने कड़क लहजे में पूछा। मैं हीरा को वापस लाना चाहता हूँ। इसने दादी को देखा। ताकि तुम फिर से इसे अपने सख्त रवैये की मार मार सको। दादी किसी रायत के मूड में नहीं थी। नहीं दादी, अब कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बुरा फंसा था। देखो मुताहिर, तुम मेरे बेटे हो तो हीरा मुझे बेटियों की तरह से बढ़कर अजीज़ है। अब तक जो हो चुका सो हो चुका, मगर अब मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इसके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हो। ज़िंदगी की खुशियों पर इसका भी हक है। तुम हमारे प्रेशर में आकर अपने ऊपर जबर मत करो। जो तुम्हारे दिल की खुशी है वही करो। हारून साहब का अंदाज बेलचक था। मुताहिर ने बेबसी से वसी की तरफ देखा। इसने नज़रों ही नज़रों में से तसल्ली दी। बाबा, भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया, इन्हें एक मौका तो दें प्लीज़। वसी ने इसकी तरफ देखा दारी की। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, एक दफ़ा फिर सोच लो। अब किसी कोताही की गुंजाइश नहीं है। बाबा उठ गए। फिर अगले रोज़ मुताहिर ने वाकई अपने दिल का फैसला सुना। इसने दादी और बाबा से माफ़ी मांगी। उन्हें यकीन दिलाया कि अब हीरा को उसका जायज़ मुकाम मिलेगा और इस साल की ईद हीरा की पूरी ज़िंदगी पर मुहित होगी इंशाअल्लाह। चलो, हीरा बीबी ने भी मैंने लगता सौखा जा माफ़ कर देना। आखिरी पेज आ। आज 29वां रोज़ा था। इस दफ़ा ईद 29 की होने के चांसेस थे। साड़ी तो भाई तियां दी हुई है। 8 बजे के करीब ईद का चांद नजर आने का ऐलान हुआ तो हर तरफ जैसे रौनकें छाक उठी। गली मोहल्लों और बाज़ारों में ज़िंदगी ठाठे मारने लगी। ऐसे पुररौनक मौके पर 3 नफूस अज़हद उदास थे। जुल्फ़कार, फ़ातिमा और हीरा। हीरा की 25 साल ज़िंदगी में पहली चांद रात और ईद थी जिस पर वो उदास थी, वरना वो ईद के हवाले से इसका जोश और तैयारियां दीदनी होती थी। मगर अब की बार इसका दिल उजड़ा हुआ था तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मामा बाबा के कई बार कहने के बावजूद इसने ईद की कोई तैयारी नहीं की थी। मामा बाबा अपनी लाडली की उजड़ी हालत देखकर दिन में कई बार आंसू पहुँचते थे। सूनी घर की चौखट और मेरा दिल मुंतज़िर तेरी आहट का, तू आए तो आज दिल शाद हो। खूबसूरत सी बात हो, चले आओ कि मेरी चांद रात हो। चलो जी, हाले भी ओदा इंतज़ार आ।
अफ्तारी के बाद से हीरा अपने कमरे में थी और वो घुटनों में सर्दी उदास बैठी थी। बाहर चांद रात की रौनकें शुरू अरूज पर थी। इसे ताहिर के रवैये के पेश नज़र कोई खुशफहमी तो नहीं थी, मगर फिर भी इसका दिल इसकी आमद का शिद्दत से मुंतज़िर था। चल लो जी, और तो पहले उधर ना जाने से तैयार बैठी है। इसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला, वो यूं ही बैठी रही। कोई धीरे से चलकर आया और इसके कंधे पर हाथ रख दिया। इसने चौंक कर सर उठाया। सामने मुताहिर को देखकर वो यकटक इसे देखने लगी। इसे लगा कि इसका गुमान मुजस्सम होकर सामने आ गया। इसे कमरे में इसकी मौजूदगी पर यकीन करने में चंद लम्हे लगे थे। जो ही से यकीन आ वो एकदम खड़ी हुई इसके गले से लगकर रो दी। मुताहिर ने इसे अपनी पनाहों में ले लिया। देखी आ तो जाने से तैयार बैठी थी तो कोई माफ़ी तलाफी का सीन ही नहीं होया। दूर फिटे मुँह हीरा थे। मैं तो समझ रहा था कि ना जाने कितने हाथ पांव जोड़ना पड़ेंगे, मगर यहाँ तो। थोड़ी देर बाद मुताहिर ने मारी खेज से बातें थोड़ी छोड़ दी तो हीरा जैसे हवास में आई। दूर फिट्टे मुँह करा ली ना बेइज्जती, सारी ज़िंदगी नहीं ताने मिलने तेनों। मुताहिर ने दमे मैं तो दयांगी। अपनी इस बेख्तियारी पर खिफ़्फ़त से सुरख पड़ गई। इसने फ़ौरन इससे अलग होने की कोशिश की, जिसे मुताहिर ने नाकाम बना दिया। मैंने सोचा था कि मेरे सख्त रवैये से तंग आकर तुम खुद ही मुझे छोड़ दोगी, यूँ मेरे सर पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम तो मेरे दिलो जान से चिमट गई हो। अब किसी सूरत छुटकारा मुमकिन नहीं। मुताहिर ने इसकी थोड़ी पकड़ कर इसका चेहरा ऊंचा किया और अपनी मोहब्बत की लो दे दी आंखें इसके चेहरे पर जमा दी। आप छोड़कर तो दिखाएं, मैं अपनी और आपकी जान एक कर दूंगी। हीरा ने मुतमिन होकर अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। देख तो सही हीरा बीबी, तेन चंड भी इन्हें मारी सी, तेरा बाजू भी इन्हें साड़े सी, जो तो भुल गई तो मैं तेन याद करा दें। वो तो हो चुकी जाने मुताहिर। मुताहिर ने इसकी थोड़ी इसके सर पर टका दी। बाज़-औक़ात किसी शख्स का खुद चल कर आ जाना हर नाराज़ी और गिले शिकवे को मिटा देता है। मुताहिर के आ जाने और मान से मना लेने ने हीरा के दिल से हर शिकवा धो दिया। अब इसके दिल के शफाफ आईने में मुताहिर की तस्वीर पूरी आबोताब से चमक रही थी। अब मैं होश नहीं है। बहुत ही फजूल हरकत की है हीरा बीबी। कम से कम माफ़ी तलाफ़ी का तो मौका देना चाहिए था। पैर पकड़ता, कोई हाथ जोड़ता, फिर उन्हें माफ़ कर दी। एक तो मैं इस मच्छर को माफ़ ना करूँ जो मेरे इर्द गिर्द मंडला रहा था, तो वो एडा बड़ा बंदा माफ़ कर देता। तुम परिश किधर गया? वो दोनों नीचे आए। हीरा दादी, अंकल और वसी से मिली। सब बहुत खुश थे। भाई जल्दी करें, भाभी की पहली ईद है हमारे यहाँ, इनकी ईद की शॉपिंग भी करवानी है। इनकी ये ईद बहुत यादगार होनी चाहिए। वसी ने बड़े मुअद्दब अंदाज में कहा। तुम परेशान ना हो, सब हो जाएगा, तुम दादी और बाबा को लेकर घर जाओ। मुताहिर ने इसे साफ हरी झंडी दिखाई। मेरे बगैर? वो तड़प गया। जी आपके बगैर, मुताहिर ने इसी के अंदाज में जवाब दिया। लो जी, बीवी के मानते भाई को कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। वसी अपने अंदाज में शुरू हो चुका था। अरे नहीं वसी, तुम चलो हमारे साथ। हीरा ने इसको तसल्ली दी। जी नहीं, मुझे आपके शौहर नामदार से मार नहीं खानी। बस आप सब मेरी एक बात सुन ले। मेरी होने वाली बीवी जब मेरी बीवी बन जाएगी तो हम दोनों भी खुद ही शॉपिंग करने जाएंगे। आहो। इसकी बातों से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। खुशियाँ हाला बनाकर इन सबके गिर्द नाचने लगी थी। जी तो गाइस, यहाँ पे ये हमारा नावल चांद रात स्पेशल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मेरे मुताबिक एडी छेती माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए सी। बाकी ओवरऑल नावल अच्छा था, लेकिन एडी छेती माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी सी। माफ़ी के लिए कोई मुताहिर को कोई पापड़ बेलने पड़ते, कुछ करना पैंदा। ते आ ते हीरा तो पहले ही माफ़ी ਉਹਦੇ वास्ते माफ़ करने से तैयार बैठी थी, मतलब माफ़ी तश्तरी में लेके बैठी हुई थी। तो ये चीज़ नहीं मुझे अच्छी लगी। बाकी ओवरऑल नावल इज़ टू गुड, अच्छा था नावल। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और कल जो ईद आने वाली है वो भी दिल की अथाह गहराइयों से आप लोगों को ईद मुबारक। बाकी इंशाल्लाह ईद पे ईद स्पेशल नावल के साथ आएंगे, हम मिलेंगे ज़रूर, लेकिन लेट नाइट आएंगे। और हाँ जी, क्या यार, वैसे ना रमज़ान जाने का ना अपना ही एक वो दुख होता है थोड़ा सा, और वो सैड फीलिंग होती है। मुझे भी शाम से हो रही थी कि क्या एक रूटीन बनी हुई थी कि सहरी में उठते थे, फिर अफ्तारी की तैयारी, और फिर सारा दिन रोज़े की हालत में रहना, और अब वो सारी रूटीन ख़त्म हो जाएगी। और फिर अगले साल पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, बशर्ते ज़िंदगी रही तो अगले साल रमज़ान आएगा, नहीं तो पता नहीं कब्रों में होंगे, कहाँ पे होंगे, क्या सूरत हाल होगी। लेकिन हर साल हर रमज़ान दूसरे रमज़ान से मुख्तलिफ होता है। बहुत सारी चेंजिंग आ जाती हैं। हर ईद मुख्तलिफ होती है, हर ईद हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती है। टाइम बहुत कुछ बदल देता है। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान के लिए, सब के लिए अगला रमज़ान और ईद भी हंसी खुशी लेके आए, सबके लिए अपनी रहमत और बरकतों वाला लेके आए। और अगली ये भी जो ज़िंदगी स्टार्ट होने लगी है, नॉर्मल रूटीन, बैक टू रूटीन सब आ रहे हैं। इसमें एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दो दिन में सब वही हो जाएंगे। दोपहर को खाना और ये वो नाश्ते, लंच और सारा कुछ वही सारा सिस्टम सारा स्टार्ट हो जाएगा।
सारी अफ्तारी याद ही नहीं रहनी। फिर इस रूटीन आने के लिए दोबारा 1 महीने की ज़रूरत है। तो खैर अल्लाह पाक सबके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। आप लोग सबके लिए ढेर सारी दुआएं और बहुत सारी दिली ईद मुबारक। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों की मैं ईदी कल दे दूँगी, मेरी ईदी किधर है, मुझे भी ईदी चाहिए। तो मैंने भी अच्छे अच्छे व्यूज़ दे के, अच्छे अच्छे कमेंट्स दे के, यार ईदी दो, ईद विश करो। तो मैं देखो आप लोगों के लिए अभी तक जाग रही हूँ और आप लोगों को ये भी दे रही हूँ नावल वगैरह भी। तो मैं आप लोगों को ईदी दे रही हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है आप लोग मुझे ईदी दो, ठीक है। तो ऐसा है कि अब मुझे इजाज़त है, मैं अभी जाऊँगी। अभी आप लोगों का नावल अपलोड होना है तो उस पर टाइम लगना है। तो अभी तो मैं जाग रही हूँ। और अभी मैंने अपनी एक दोस्त के कान भी खींचने हैं, उससे मैं आप लोगों के लिए एपिसोड भी लिखवा रही हूँ कि इज़्ज़त ना नावल ख़त्म कर दे। तो उनके भी पीछे भी मैं नाज़िल होना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल। तो एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।